हेलो गाइस, लेके आ गया हूँ मैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, पिछले क्लास में हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरी तरह बर्बाद किया गया था, वो कैसे कैसे क्या क्या रीजन थे उसके बर्बाद करने के। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम की, मतलब जब देश में हमारे कंट्री में ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल्स नहीं चला था, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमारी कंट्री जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी काफ़ी फेमस हुआ करती थी, है ना। काफ़ी फेमस हुआ करती थी उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। लेकिन बात आ जाती है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इतनी फेमस हुआ करती थी उसको भी पूरी तरह बर्बाद किया गया था। कैसे? प्रीसियस स्टोन वर्क, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, इन सब में कितना फेमस हुआ करता था हमारी हमारी कंट्री। लेकिन बाद में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जब रूल किया तो इस इंडस्ट्री को, हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे यही एक इंडस्ट्री है। कौन सी? उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर तो छोड़ा ही नहीं, इसको भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे क्या क्या पॉलिसी लगाई गई, ऐसे क्या किया गया जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ हमारे पास जो हाथों से चीज़ बनती थी वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनती थी, तो उसको हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नाम दिया है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज का हमारा टॉपिक होगा। क्लियर? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या किस स्तर पे गिर चुका था, क्या था उस टाइम पे, कैसे चल रहा था, सब कुछ देखना है। और इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास क्या था? सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पहला, आखिर उसके रीजन क्या है, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो बर्बाद किया गया था उसके रीजन क्या क्या है। तो पहला रीजन क्या है? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने लगी थी, बंद होने लगी थी। क्यों? कैसे? क्या हुआ था? द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट डेवलप द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया था इंडिया में। द मेन मोटिव, क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, वो था क्या? द मेन मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज सर्व इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्योंकि वो सिर्फ अपना ही सोचते थे उस टाइम पे, सिर्फ अपना, अपना ही सोचना, अपने बारे में सोचना कि हाँ भैया अपनी जेब कैसे भर जाए, बस। तो इन्होंने कोई भी मोटिव, कोई भी यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ रूल कर रही थी, उन्होंने क्या करा? ब्रिटिश लीव हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए। किस पर? एक्सपोर्ट पर। मतलब जब हम बाहर सामान बेच रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, मान लीजिए मैं एक हैंडीक्राफ्टर हूँ और मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट कोई 5,000 का बेच रहा हूँ बाहर किसी कंट्री को, तो उन कंट्री, जब कंट्री से 5,000 चीज़ जाता है तो उस पर टैक्स लगाया गया। उसे मान लो उसे कर दिया गया 8,000 रुपये का, 3,000 रुपये टैक्स लगा दिया उन्होंने, मान लो ऐसा। तो क्या बाहर वाली कंट्री के लोग पहले 5,000 खरीदते थे, जितना जितना खरीदते थे, क्या अब वो खरीद पाएंगे? क्यों नहीं खरीद पाएंगे? क्यों नहीं खरीद? क्योंकि उनको महंगा दिखेगा। ऑब्वियसली बात है, 5,000 चीज अब 8,000 ही हो जाएगी। ऊपर से टैक्स अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो और भी ये एमआरपी बढ़ती चली जाएगी उनके लिए, जिसकी वजह से क्या होगा? वो हमसे कम खरीदेंगे, और जब कम खरीदेंगे हमसे तो हमारा बिजनेस डाउन होगा, है ना। तो ब्रिटिश ने लीव मतलब लगा दिया हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। बिकॉज ऑफ द कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई, मतलब ऐसा कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करे। देखो, मान लो कि मैं कोई फर्नीचर बनाता हूँ और फर्नीचर बना के मैं बाहर बेचता हूँ, ठीक है। और फर्नीचर मेरे लिए कितने का है? 5,000 रुपये का। लेकिन जब उसे मैं मार्केट में बाहर बेचता हूँ तो वो 8,000 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लगाया गया है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया है, हाई टैक्स लगा दिया गया है। तो वो जो बाहर वाले बंदे हैं, क्या वो उतना खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे? नहीं खरीदेंगे। उससे क्या होगा? मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा, मेरा बिजनेस बंद करने कगार पा जाएगा। फिर मैं सोचूंगा क्या? फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट कहेगी, अच्छा तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया तो एक काम करो, तुम ना हमें रॉ मटेरियल दे दो। तो मैं जहां लकड़ी लेके पहले फर्नीचर बनाता था, अब मैं लकड़ी बेचूंगा किसको? ब्रिटेन गवर्नमेंट को। और वो उस लकड़ी को ले जाके कहां पर? अपनी कंट्री में, वहां फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो इंडिया एक, जहां पहले एक फिनिश गुड बेचता था मार्केट में बाहर जाके, वहां पर उस इंडिया के लोगों, हैंडीक्राफ्टर को फोर्सली,
मजबूर कर दिया गया कि ताकि वो एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाएं। उनके ऊपर इतनी हैवी टैक्स लगा दिए गए थे। तो बिकॉज ऑफ द कन्वर्ट इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, देन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सेल देयर फिनिश प्रोडक्ट। तब क्या होता था, फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है, मतलब वहां की जो इंडस्ट्री है, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो इंडस्ट्री थी उनकी वहां पे, तो उन्होंने फिनिश गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। कहाँ पर? इंडियन मार्केट में, एट अ हायर प्राइस, हाई प्राइस पर। अब बात आती है भैया हाई प्राइस का मतलब कि मतलब महंगे, ज्यादा महंगे देते तब भी हम उनसे लेते थे? नहीं, ये हाई प्राइस उस प्राइस को रिलेट नहीं कर रहा। कैसे बताता हूँ, रुको। मान लो तुम एक हैंडीक्राफ्टर हो, मैं भी एक हैंडीक्राफ्टर हूँ, ठीक है। तुम्हें रॉ मटेरियल पड़ रहा है 4,000 रुपये का, कोई लकड़ी वकड़ी 4,000 की पड़ रही है, तुमने उस पर हाथ से कारीगरी करी और उसे अपने मार्केट में कितने बेचना चाहते हो? 6,000 रुपये में, ठीक है। कितने बेचना चाहते हो? 6,000 रुपये में। अब सुनो, मैं भी एक हैंडीक्राफ्टर हूँ, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल किसको दे रहा हूँ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेरे से 4,000 रुपये का मटेरियल लेकर, सुनिए ध्यान से, उन्होंने 4,000 रुपये का मेरे से मटेरियल लेकर उससे 2-3 पलंग बनाई, ठीक है। क्योंकि किससे बनाते हैं वो? मशीनों से। तो मशीनों से ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आउटपुट निकलेगा और कम भी खर्चा आएगा, कम भी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज कम होगा। तो उन्होंने क्या करा, उस रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाया। अब मान लीजिए वो एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, देखो मैं तो आप 6,000 में बेच रहे थे, अब मान लो वो एक क्वांटिटी को 5,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। वैसे उनके लिए क्या होता था, देखो सुनो, 4,000 का रॉ मटेरियल लेके अगर वो 5 पलंग बना सकते हैं, 5 फर्नीचर बना सकते हैं, तो उनके लिए हर एक फर्नीचर की कॉस्ट कम नहीं पड़ रही है, और उसको 5,000 में बेच दें, आपसे सस्ता बेच रहे हैं। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, मुझे पता है। एक बार फिर से करते हैं स्टार्ट। आपके पास कोई रॉ मटेरियल 4,000 रुपये का, उससे आप एक ही फर्नीचर बना पाते हो, जिसे आप कितने में बेच रहे हो? 6,000 रुपये में, ठीक है। उनके पास भी 4,000 रुपये मटेरियल, लेकिन उससे वो मतलब 4 फर्नीचर बनाते हैं, एक एक फर्नीचर 5,000 का है। उसी रॉ मटेरियल से वो 5 फर्नीचर बना देते हैं, मान लो 5 फर्नीचर बना देते हैं, और हर एक मटेरियल, हर एक फर्नीचर की वैल्यू है 5,000। तो बताओ किसको महंगा पड़ रहा है? किसको महंगा पड़ रहा है? कस्टमर को आपका प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, है ना, और उनका सस्ता पड़ रहा है। लेकिन वो तो फिर भी महंगा बेच रहे हैं ना। 4,000 का मटेरियल लेके 5 फर्नीचर बना के वो बेच रहे हैं 5,000 रुपये में, आप सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप तो सिर्फ 2,000 रुपये कमा रहे हो, और वो कई ज़्यादा 1,000 रुपये कमा रहे हैं। 4,000 रुपये रॉ मटेरियल लेके कम से कम 20,000 कमा लेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा प्राइस अपने हिसाब से रखकर, और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक को लग रहा है कि यार पैसे तो कम है, तो क्या कर रहे हैं, वो उनसे ही ले रहे हैं। और उससे क्या होगा, आपका बिजनेस ठप, क्योंकि आपसे कोई ले ही नहीं रहा है। सिंपल तरीके से बताया जाए तो ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने फिनिश गुड्स को यहाँ बेच रही थी अपने अकॉर्डिंग हायर प्राइस पे, लेकिन हमारी पब्लिक को सस्ता लग रहा था वो, ठीक है, और वो उनसे खरीद भी रहे थे। इससे क्या हुआ, जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेसमैन है उनका लॉस होने लगा, और धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज थोड़ी धीरे खत्म होने लगी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन काफी बढ़ गया भाई। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट चीजें बनती हैं, हाथों से बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है हर एक चीज, चाहे कपड़ा हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो वो मशीन ले आए, या फिर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वहां से मशीन से बन के आता था। तो क्या हुआ भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपका काम धीरे धीरे होगा, मशीनों से तेज काम होगा। वो आप जितने में प्रोड्यूस करोगे, वो उतने प्रोड्यूस करके बेच भी चुके होंगे मार्केट में। तो काम जिसका ज्यादा तेज चलेगा, वो भाई डिमांड तो उसी की होगी ना। वही सिंपल है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारे लोगों का कंपटीशन बढ़ गया किससे? मशीन मेड प्रोडक्ट से। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वह चीप, सस्ते होते हैं और क्वालिटी में अच्छे होते हैं। किससे? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से। दिस कंपटीशन फोर्स मेनी हैंडीक्राफ्ट टू शट डाउन देयर बिजनेस। और इस कंपटीशन की वजह से बहुत सारे हैंडीक्राफ्टर अपने बिजनेस को बंद कर चुके थे। तो ये भी है कि हाँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी हमारी वो पूरी तरह बर्बाद हुई। पहला क्या था? पहले क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी हाई लगा दिया गया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए, हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल तरह सप्लाई करने पर मजबूर कर दिया। वहाँ से फिनिश गुड्स यहाँ बिक रहे हैं। सेकंड क्या है, कंपटीशन बढ़ गया मशीन मेड प्रोडक्ट से। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह बर्बाद होने लगी, खत्म होने लगी। कौन सी इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, थर्ड थर्ड क्या है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इंडिया में न्यू पैटर्न आने लगा डिमांड का।
ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो कंट्री है ना, हमारे जो लोग हैं, वो जो इंडिया के लोग हैं, वो ट्रेंड को बहुत जल्दी अपनाते हैं, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो रियल हो, है ना? अब हमारे लोगों ने क्या करा भैया, पहले धोती कुर्ता पहनते थे वो, हमारे लोगों ने बोला भाई साहब ये तो यार कोट पैंट पहन रहे हैं, अरे ये तो कोलगेट भी करते हैं, हम तो मंजन कर रहे हैं बस। तो हमारे लोगों ने क्या करा, हमारे लोगों ने न्यू पैटर्न शुरू कर दिया डिमांड का, कि हाँ नहीं अब तो हमें ये चीज चाहिए जो कि वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ओइंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, a न्यू क्लास ऑफ पीपल अमेज्ड इन इंडिया, मतलब जब इंडिया का रूल्स यहाँ पे शुरू हुआ, तो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में एक नई क्लास एमर्ज होने लगी, लोगों की डिमांड बदलने लगी। दिस चेंजेस पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। इससे क्या हुआ कि हम अपने ही इंडियन प्रोडक्ट पर अगेंस्ट हो गए, मतलब अब हमें वो मंजन नहीं चाहिए जो हम पाउडर का मंजन जो पेस्ट करते थे, अब हमें पेस्ट चाहिए कोलगेट वाला, क्रीम वाला। अब हमें धोती कुर्ता नहीं चाहिए, मस्त हवा पास हो जाती है उसमें तो वैसे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, कोट पैंट चाहिए, हमें शर्ट पैंट चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हम अपने इंडियन प्रोडक्ट को के फेवर में नहीं रहे, अब उसके अगेंस्ट में आ गए थे। This changed the pattern of demand in India against the Indian product and in favor of British product। ठीक है, और हम किसके फेवर में आ गए, ब्रिटिश प्रोडक्ट के फेवर में आ गए, जिसका रिजल्ट क्या निकला, एज अ रिजल्ट द इंडियन इंडस्ट्री टेंड टू पेरिस, और इसका रिजल्ट निकला कि इंडियन इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। ठीक है। इंडिया में इंडस्ट्री जो बंदा भाई धोती कुर्ता बना रहा था, वो क्या बनाएगा वो, नहीं, क्योंकि बिक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग तो अब शर्ट शर्ट पैंट पे आ चुके हैं, शर्ट पैंट कौन दे रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्री दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंडियन इंडस्ट्री तो बर्बाद होनी थी ना, बंद होनी थी। तो ये भी एक रीजन है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। क्लियर। चलिए, फोर्थ, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो चौथा बहुत बड़ा रीजन है ये, कि हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होते जहाँ पे मशीनें मशीनें हो, मशीनों से प्रोडक्ट बनते हो। हाँ, 18 के सेंचुरी में लास्ट में, और 19 के शुरुआत में, 90s के शुरुआत में, हाँ हुआ था कि हाँ कुछ टाटा कंपनी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंपनी आ चुकी थी, ब्रिटानिया कंपनी आ चुकी थी, लेकिन ये बहुत कम थे, आज के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कम थे। और इतने कम से इतने बड़े पैमाने ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते थे हम, और ना ही कॉम्पीट कर पाते थे हम। लेकिन कमी तो थी ना, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। उस टाइम पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते थे, और वहाँ की गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट लाकर हमारे यहाँ बेचती थी आराम से, मस्त चल रहा है उनका काम, और हम धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। रेलवे का नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। हाँ भाई हाँ, आज के टाइम पे रेलवे जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। आज के टाइम पे रेलवे जो है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब इंडियन इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या सिर्फ इसी पर्पज के लिए हुआ था? नहीं। इंडियन रेलवे जब शुरू किया गया था, उस टाइम पे, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसलिए शुरू किया था ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको बहुत जल्दी रेलवे के द्वारा एक पोर्ट तक, मतलब जो वहाँ पे शिप खड़े होते हैं वहां तक पहुंचाया जाए, और वहां से जल्दी बाहर जाए। ऊपर से फिर वहां से जो फिनिश गुड्स बन के आएगा, उसे नियर बाय मार्केट तक पहुंचाने के लिए रेलवे का यूज करा गया था। तो रेलवे का तो यूज इसी पर्पज के लिए शुरू हुआ था। ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो तुम केरल में हो, तुम्हारा प्रोडक्ट दिल्ली में बिकना है, और तुम किससे लेके आओगे? बैलगाड़ी से लेके आओगे। वो बंदे किससे लेके आएंगे? वो रेलवे से लेके आएंगे। इनका प्रोडक्ट वैसे सस्ता, ठीक है, जल्दी भी पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं का तो बिकेगा, है ना, इन्हीं का ही बिकेगा। तो इसी की वजह से मतलब इंडियन रेलवे के नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े किस पर? हमारी इंडस्ट्री को लेकर। बाद में तो यार इंडियन इंडिया भाई इंडियन लोग हैं यार, इसको यूज किया कर लिया खुद के लिए, इसमें ही मतलब क्रांतिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको भी एक तरह से यूज कर लिया गया, बाद में अपना ही हो गया ये। पैसेंजर ट्रेन भी बना दी गई थी बाद में, इसको पूरी कहानी है इसके पीछे, कहीं बताऊंगा। तो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे का भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हमारे इंडस्ट्री को लेकर। ऑब्वियस बात, जल्दी प्रोडक्ट बिकेगा, नियर बाय जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इसका। तो काफी इफेक्ट पड़ा था इससे हमारे कंट्री पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ठीक है। क्लियर। ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आया? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था कि कैसे एग्रीकल्चर बर्बाद किया गया। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो कि इंडस्ट्रियल, हमारे पास नाम क्या था, हमारे पास नाम के इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पर हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह बर्बाद किया गया इसके कारण। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और एक सेक्टर के साथ, मिलते हैं,
तभी देखिएगा, है ना? मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन सेक्टर को बर्बाद किया गया। अभी तो बहुत से सेक्टर हैं। अभी तो फॉरेन ट्रेडिंग भी है कि फॉरेन ट्रेड कैसे बर्बाद किया गया, ठीक है? डेमोक्रेटिक प्रोफाइल कैसा था हमारे पास, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था हमारे पास, ये सब कुछ हमारे इंडिपेंडेंस टाइम की बात की जा रही है। तो सब कुछ हम क्लिक करने वाले हैं क्लियर, ठीक है? चलिए, बाय-बाय। मिलते हैं अगली अगली क्लास में।